नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो में हम लोग रिजर्वेशन के रिगार्डिंग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट की कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पर रिजर्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स डिजर्व होते हैं, यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी ये सारे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो वो सारे कैंडिडेट्स के मन में बहुत सारे सवाल होता है, जो सारे सवाल का जवाब मैं आज इस वीडियो में दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को बिना स्किप करें A to Z पूरा देखें। इधर पर आप देख सकते हैं फर्स्ट से 7th पॉइंट तक आपके सवाल है। और दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि कुछ महीने बाद ही जीडीएस साइकिल 6 की नया वैकेंसी आने वाला है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे जीडीएस साइकिल 6 में। और सिर्फ जीडीएस ही नहीं, इंडिया पोस्ट ही नहीं, और भी कई सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की एप्लीकेशन की डेट आ जाएगी कुछ महीने के अंदर ही, जैसा कि एसएससी का हो गया है, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, या फिर रेलवे की। तो जहां पर भी आप जॉब के लिए अप्लाई करें, रिजर्वेशन आज के दिन में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो दोस्तों, रिजर्वेशन से जुड़े हुए आपके बहुत सारे सवाल है। जैसा फर्स्ट है, व्हाट इज यू आर इन रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन यानी कि संरक्षण या फिर आप कह लीजिए आरक्षण में यूआर का मतलब क्या होता है। दूसरा है, कैन ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर यूआर पोस्ट, यानी कि ओबीसी, एससी या फिर एसटी कैंडिडेट यूआर पोस्ट के लिए क्या अप्लाई कर सकता है। तीसरा है, कैन जनरल कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर ओबीसी, एससी या फिर एसटी पोस्ट, यानी कि जैसे ओबीसी, एससी, एसटी क्या यूआर के लिए अप्लाई कर सकता है, उसके विपरीत में क्या जनरल कैंडिडेट अगर कोई है तो वो क्या ओबीसी, एससी या फिर एसटी वाला पोस्ट में फॉर्म भर सकता है। चौथा है, विल योर जॉब एप्लीकेशन बी रिजेक्टेड इफ यू डू सो, यानी कि अगर आप ऐसा करते हैं कि अगर जनरल होकर ओबीसी, एससी या फिर एसटी पोस्ट में अप्लाई कर देते हैं, या फिर अगर ओबीसी, एससी, एसटी होकर यूआर पोस्ट में अप्लाई कर देते हैं, तो उस वक्त क्या आपका जॉब एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ है, पॉसिबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इन जॉब विद कैलकुलेशन। तो दोस्तों, कैलकुलेशन के साथ हम इस वीडियो में दिखाएंगे कि अगर आप इस तीनों में कोई भी एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप यूआर भी है, तो आपका सिलेक्शन का पॉसिबिलिटी कितना है कोई भी जॉब में। 6 है, कास्ट सर्टिफिकेट इशू। तो अगर आप रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप कौन से कास्ट से या फिर कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसका जो प्रूफ है वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है। 7th जो है वो है हॉट फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के क्षेत्र में क्या होगा, तो ये सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में एक एक करके दूंगा दोस्तों। तो आप सब लोग जो भाई बहन इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो सब लोग जानते हैं कि बहुत दिन पहले इस चैनल पर एक वीडियो डाला गया था इसी रिजर्वेशन के रिगार्डिंग, और आप सबके मन में बहुत सारे और भी सवाल था, इसीलिए वो सारे सवाल के जवाब लेकर मैं आज आया हूं एक नए वीडियो में दोस्तों। तो अगर आप चाहते हैं कि पुराना वाला वीडियो देखें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उधर से उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं दोस्तों। और ये जो वीडियो मैं आज बना रहा हूं ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है और बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। लास्ट तक अगर आप देखें तो आपके लिए पूरा जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों एक एक करके आपका सब सवालों का जवाब देते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल आता है कि व्हाट इज यूआर इन रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन में यूआर का मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व्ड, अन का यू और रिजर्व की आर से यूआर बना होता है। तो दोस्तों, अनरिजर्व का मतलब होता है असंरक्षित, यानी कि जो संरक्षित नहीं होता है। तो दोस्तों, मैं कुछ डिटेल्स में इसको बताऊंगा कि रिजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी थी। आप सब लोग जानते हैं कि जो सोसाइटी में जो सारे इंसान पिछड़े हुए थे उनको आगे बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन का सूचना किया गया था। ठीक है, तो इसीलिए उन सबको ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ऐसे बहुत सारे कैटेगरी में बांटा गया था। ठीक है दोस्तों, और जो सारे कैंडिडेट्स ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास, एससी शेड्यूल कास्ट या फिर एसटी शेड्यूल ट्राइब ये सब कैटेगरी से नहीं आते हैं या फिर कोई भी कैटेगरी से नहीं आते हैं, वो सारे यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब जिस कैंडिडेट का कोई भी कास्ट नहीं होता है
जो रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं वो सारे अनरिजर्व कैटेगरी से आता है। तो यही है यूआर का मतलब। यूआर का साफ साफ मतलब है अनरिजर्व, असंरक्षित। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे क्षेत्र में इसको जनरल कैटेगरी भी बोला जाता है। यानी कि जो कैंडिडेट्स एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस ये सारे रिजर्व कैटेगरी से नहीं आते हैं, उन सबको अनरिजर्व के अंडर कंसिडर किया जाता है। तो अनरिजर्व का मतलब होता है असंरक्षित, यानी कि जिनको संरक्षण की कोई भी सुविधा नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले सवाल का जवाब आप बहुत ही सरलता के साथ पाए हो दोस्तों। और सेकंड क्वेश्चन जो है आपका ये देखिए, कैन ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर यूआर पोस्ट। तो दोस्तों इसका सीधा सीधा जवाब है हाँ। ओबीसी का मतलब क्या होता है? अदर बैकवर्ड क्लास। तो ओबीसी हो या फिर एससी हो या फिर एसटी कैंडिडेट हो, वो सारे कैंडिडेट्स यूआर पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यूआर पोस्ट सिर्फ एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, जो ओबीसी है वो भी यूआर में अप्लाई कर सकते हैं, जो एससी है वो भी यूआर में अप्लाई कर सकते हैं, और जो एसटी कैंडिडेट्स है वो भी यूआर में अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि यूआर जो होता है वो अनरिजर्व होता है, वो किसी के लिए रिजर्व नहीं होता है। तो हर कैंडिडेट, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी हो, वो यूआर में फॉर्म भर सकता है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि यूआर पोस्ट जो होता है वो सबके लिए खुला होता है दोस्तों। उसका वैकेंसी जितना निकलता है वो सारे वैकेंसी में चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, ओबीसी, एससी या फिर एसटी, सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसा अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट है तो ओबीसी से वो फॉर्म भरेगा, प्लस वो यूआर से भी भर सकता है। अगर कोई एससी कैंडिडेट है तो वो एससी वाले पोस्ट में भी अप्लाई कर सकता है, और उसके साथ यूआर वाले पोस्ट में भी अप्लाई कर सकता है। अगर कोई एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो एसटी कैटेगरी का जो सीट निकला हुआ है, वैकेंसी निकला हुआ है, उसमें जैसे अप्लाई कर सकता है, उसी के साथ साथ यूआर पोस्ट में भी फॉर्म भर सकता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो सारे भाई बहन कोई भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी नहीं है, जनरल कैटेगरी से है, वो सिर्फ यूआर में ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ चुके हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी चाहे कोई भी हो, सब कैंडिडेट यूआर पोस्ट में फॉर्म भर सकता है। जीडीएस साइकिल 6 की जो वैकेंसी आने वाला है उसमें भी आप सब लोग अगर ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यूआर में भी फॉर्म भर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भरने का, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पोस्ट प्रिफरेंस देने का। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ चुके हैं, जो ओबीसी है वो ओबीसी में अप्लाई कर सकता है, उसके साथ यूआर में भी अप्लाई कर सकता है। जो एससी है वो एससी प्लस यूआर दोनों में ही अप्लाई कर सकता है। जो एसटी है वो एसटी और यूआर दोनों में ही अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो सारे रिजर्व नहीं होते हैं, जनरल कैटेगरी से है, वो सिर्फ यूआर से, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि यूआर पोस्ट सबके लिए कॉमन होता है, चाहे कोई भी हो यूआर में फॉर्म भर सकता है। वो किसी के लिए रिजर्व नहीं होता है यूआर जो होता है। ओबीसी सीट अगर 10 निकला हुआ है तो ओबीसी सीट 10 का मतलब होता है ओबीसी के लिए सिर्फ 10 सीट निकला हुआ है, और कोई भी उधर अप्लाई नहीं कर सकता है। लेकिन यूआर अगर 10 है तो उसका मतलब है उस 10 सीट के लिए ओबीसी भी अप्लाई कर सकता है, एससी भी अप्लाई कर सकता है, और एसटी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप आपका सेकंड सवालों का जवाब पा चुके हो बहुत ही आसानी से। इधर पर देखिए थर्ड क्वेश्चन, कैन जनरल कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर ओबीसी, एसटी या फिर एससी पोस्ट। तो दोस्तों इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं। एक जनरल कैंडिडेट होकर आप ओबीसी, एससी या फिर एसटी पोस्ट में अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि जनरल कैटेगरी कोई भी रिजर्व कैटेगरी नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप ओबीसी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, एससी में भी नहीं कर सकते हैं, और एसटी में भी अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है, मतलब अगर आप ओबीसी है तो आप यूआर में फॉर्म भर सकते हैं, एसटी है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, एससी है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप ओबीसी में भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, एससी में भी और एसटी में भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जनरल कैटेगरी का कोई भी रिजर्वेशन का सुविधा नहीं मिलता है। ओबीसी सीट्स जो होता है वो सिर्फ ओबीसी के लिए ही रिजर्व होता है। एससी सीट जो है वो एससी के लिए, और एसटी सीट जो है वो एसटी कैटेगरी की जो कैंडिडेट्स है सिर्फ उनके लिए ही रिजर्व होता है। तो आप जनरल कैटेगरी के होकर ओबीसी, एससी या फिर एसटी सीट पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जीडीएस के दौरान आप जब फॉर्म भरेंगे तो अगर आप जनरल कैटेगरी है, यानी कि कोई भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, तो आप ओबीसी, एससी, एसटी ये सारे पोस्ट में फॉर्म नहीं भर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ओबीसी, एसटी और एसटी का जो सीट्स होता है वो सिर्फ इन सारे कैटेगरी के लिए ही रिजर्व होता है। ठीक है दोस्तों,
तो ओबीसी का सीट्स ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, एससी का सीट्स एससी कैंडिडेट्स के लिए, और एसटी का जो सीट्स है वो सिर्फ और सिर्फ एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ही रिजर्व होता है। तो आपका तीसरे क्वेश्चन का जवाब भी आप पा चुके हैं कि जनरल कैटेगरी का होकर आप ओबीसी, एससी या फिर एसटी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपका चौथा सवाल देखिए, विल योर जॉब एप्लीकेशन बी रिजेक्टेड इफ यू डू सो। तो दोस्तों इधर पर दो केस होता है। अगर आप ओबीसी, एससी या फिर एसटी कैंडिडेट है और आप यूआर में अगर अप्लाई करते हैं तो उस वक्त आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हुए आप यूआर में एप्लीकेशन डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के लिए फॉर्म भर देते हो तो उस वक्त आपका एप्लीकेशन 100% रिजेक्टेड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब आप जनरल कैटेगरी का होकर कोई भी रिजर्व कैटेगरी के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। लेकिन इसका उल्टा अगर होता है कि अगर आप ओबीसी है, एससी है या फिर एसटी है और आप यूआर सीट में अप्लाई करते हैं, उस वक्त आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा। ये 100% लीगल है। ठीक है दोस्तों, और इसमें कोई भी रिजेक्शन की बात नहीं आता है और आपका कोई भी असुविधा नहीं होगी अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर यूआर पोस्ट में फॉर्म डालते हो। तो आपने आपका चौथा प्रश्न का भी जवाब पा चुके हैं दोस्तों कि अगर आप ओबीसी, एससी या फिर एसटी है तो आप यूआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर जनरल कैटेगरी है तो आप ओबीसी, एससी, एसटी सीट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। फिफ्थ जो है वो है पॉसिबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इन जॉब विथ कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन के साथ मैं बताऊंगा कि कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो उस केस में आपका सिलेक्शन का पॉसिबिलिटी कितना है। तो जो कोई भी जॉब में और जीडीएस में आप जब अप्लाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन का चांस कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए एक वैकेंसी निकला हुआ है, मान लीजिए आप जीडीएस का ही वैकेंसी निकला हुआ है और वैकेंसी में एक डिवीजन में यूआर कैटेगरी के लिए 10 पोस्ट, ओबीसी के लिए 20 पोस्ट, एससी के लिए 30 पोस्ट और एसटी के लिए 40 पोस्ट का वैकेंसी निकले हुआ है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए एक डिवीजन में हर एक कैटेगरी के लिए इतना सारे पोस्ट निकला हुआ है। यूआर के लिए 10, ओबीसी के लिए 20, एससी के लिए 30, एसटी के लिए 40। तो जो ओबीसी कैंडिडेट है वो कितना पोस्ट के लिए प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो दोस्तों जो ओबीसी कैंडिडेट है वो ओबीसी में भी फॉर्म भर सकते हैं और उसके साथ साथ यूआर में भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि यूआर किसी के लिए रिजर्व नहीं होता है, वो सबके लिए होता है। तो ओबीसी कैंडिडेट जो है वो ओबीसी प्लस यूआर दोनों के लिए ही फॉर्म भर सकते हैं। तो ओबीसी के कितना सीट है 20 और यूआर के कितना 10। तो टोटल ओबीसी कैंडिडेट जो है वो 30 यानी कि 30 पोस्ट पर एप्लीकेशन भर सकते हैं, 30 पोस्ट पर अपना प्रीफरेंस दे सकते हैं। जो एससी कैंडिडेट है वो एससी और उसके साथ साथ यूआर पोस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। एससी का कितना सीट है 30 और यूआर का 10 यानी कि टोटल 40 पोस्ट पर एससी कैंडिडेट पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट आप इधर देख चुके हैं दोस्तों, इधर पर एससी होगा, सॉरी। एसटी कैंडिडेट जो है वो एसटी और उसके साथ साथ यूआर में भी अप्लाई कर सकता है। तो एसटी में देखिए 40 पोस्ट है और यूआर के लिए 10 पोस्ट, तो टोटल हो गया 50 पोस्ट। यानी कि एक एसटी कैंडिडेट, इधर पर एसटी होगा दोस्तों, एक एसटी कैंडिडेट एसटी और यूआर दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है, यानी कि टोटल 50 पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों यूआर कैटेगरी से अगर कोई दोस्त है यानी कि कोई रिजर्व कैटेगरी से नहीं आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ यूआर कैटेगरी में ही अप्लाई कर सकता है, सिर्फ 10 पोस्ट के लिए ही पोस्ट प्रेफरेंस दे सकता है। तो दोस्तों आप देख चुके हैं ओबीसी कैंडिडेट्स ओबीसी प्लस यूआर, एससी कैंडिडेट्स एससी प्लस यूआर, ओबीसी एसटी कैंडिडेट्स एसटी प्लस यूआर, यूआर कैंडिडेट जो है वो सिर्फ यूआर के लिए पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो इधर पर देखिए, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी कि ओबीसी, एससी या फिर एसटी, तो आपके लिए चांस ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आप आपके कैटेगरी के सीट और उसके साथ साथ यूआर कैटेगरी के सीट में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी जॉब में अप्लाई करने के वक्त ये ध्यान रखिए कि अगर आप ओबीसी है तो ओबीसी के साथ साथ यूआर की पोस्ट में भी प्रेफरेंस दे। एससी अगर है तो एससी के साथ साथ यूआर में भी पोस्ट प्रेफरेंस दे। अगर एसटी है तो एसटी के साथ साथ यूआर में भी पोस्ट प्रेफरेंस दे, क्योंकि अगर आप ज्यादा पोस्ट प्रेफरेंस देंगे, जैसे जीडीएस में भी होता है, जितना ज्यादा आप पोस्ट प्रेफरेंस देंगे उतना ज्यादा आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ेगा दोस्तों। लेकिन यूआर भाई बहन जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूआर के लिए ही पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं, तो उनका सिलेक्शन के चांस कम हो जाता है क्योंकि कम पोस्ट प्रेफरेंस देते हैं।
लेकिन जो सारे रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, वो लोग ज़्यादा सीट में फॉर्म भर सकते हैं, ज़्यादा सीट्स में पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट के लिए पोस्ट प्रेफरेंस देने का। जीडीएस में भी ऐसा होता है, आपको अप्लाई करने के समय पोस्ट प्रेफरेंस भरना पड़ता है, 1-2 करके। आप जिस पोस्ट को आगे चाहते हैं उसको 1, उसके बाद जिसको चाहते हैं उसको 2, ऐसे करके आप दे सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपका डिवीजन में जितना भी सारा पोस्ट है, आपका कैटेगरी वाइज आप जितने सारे में एलिजिबल है, तो उतने सारे पोस्ट में पोस्ट प्रेफरेंस देने का। ठीक है दोस्तों, अगर आप ओबीसी है तो ओबीसी यूआर दोनों में ही फॉर्म भरिए, एससी अगर है तो एससी यूआर दोनों में ही पोस्ट प्रेफरेंस दे, और अगर एसटी का भी है तो एसटी और यूआर दोनों पोस्ट में ही आप पोस्ट प्रेफरेंस दे। ठीक है दोस्तों, लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी से जो भाई बहन आते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी थोड़ा कम है, क्योंकि यही रिजर्वेशन का लॉजिक है। तो वो लोग सिर्फ यूआर का पोस्ट में ही पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं, तो इसके लिए उनका सिलेक्शन का कम चांस थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अगर मार्क्स ज्यादा हो तो जीडीएस में सिलेक्शन अवश्य ही होगा, यूआर में भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट इशू। तो कास्ट सर्टिफिकेट का बहुत सारा इशू होता है दोस्तों। जैसे अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी है तो रिजर्वेशन के सुविधा लेने के लिए उनको ओबीसी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, और ओबीसी सर्टिफिकेट स्टेट का हो तो नहीं चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी एग्जाम में अगर आप बैठते हैं और ओबीसी की सुविधा लेना चाहते हैं तो आपको ओबीसी एनसीएल सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। एनसीएल का मतलब होता है नॉन क्रीमिलियर। अगर आप नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो तब ही आपको ओबीसी की रिजर्वेशन की सुविधा मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ओबीसी कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपको आपके साथ ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट तैयार रखना होगा। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट कैसे बनाना है इसके रिगार्डिंग एक वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप उधर से देख सकते हैं कि A to Z पूरा प्रोसीड्योर बताया गया है कि कैसे आप ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बना सकते हैं, उसका फॉर्मेट दिया गया है, और कैसे अप्लाई करना है, कैसे एप्लीकेशन लिखना है, कौन आपको सर्टिफिकेट देगा, कितना दिन वैलिड रहेगा, A to Z ऑल इंफॉर्मेशन वो वीडियो में है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास रखना होगा। एससी अगर है तो एससी का सर्टिफिकेट, और एसटी अगर है तो एसटी का सर्टिफिकेट आपके पास अवश्य ही होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट के तौर पर अप्लाई करते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो उस वक्त आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ओबीसी का सर्टिफिकेट अवश्य ही दिखाना पड़ेगा। और अगर आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो तब ही आपको रिजर्वेशन का सुविधा मिलेगी, नहीं तो आपको एज ए ओबीसी कैंडिडेट कंसीडर नहीं किया जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट के दौरान अप्लाई करने पर ही आपको ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट दिखाना ही पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। ठीक है दोस्तों, ईडब्ल्यूएस अगर है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद अप्लाई करना होगा। ठीक है दोस्तों, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है और आप ईडब्ल्यूएस में अप्लाई कर देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कीजिए, आपके पास आएगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आ सकता है। अगर एससी एसटी कैटेगरी से है तो एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट आपको रहना होगा। ठीक है दोस्तों, तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आप एसटी है, एससी है, या फिर ईडब्ल्यूएस है, या फिर ओबीसी है, तो इसका प्रूफ तो यही है ना कि आपके पास उस कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट हो। तो जो एसटी है उसको तभी एसटी माना जाएगा जब उसके पास एसटी कास्ट सर्टिफिकेट होगा। जो ओबीसी है उसको तभी ओबीसी माना जाएगा और रिजर्वेशन का सुविधा दिया जाएगा जब उसके पास ओबीसी एनसीएल सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता चुका हूं कि ओबीसी एनसीएल कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, इस रिगार्डिंग एक वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर उपलब्ध है, आप उस वीडियो को देखकर पूरा प्रोसीड्योर समझ सकते हैं दोस्तों। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। कैसे कैसे करना है, अप्लाई करना है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, कितने दिनों में आ जाएगा, ये सारे सवाल उस वीडियो में क्लियर किया गया है, सबका जवाब दिया गया है। तो दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट का जो इशू है वो आपको समझ आया है। लास्ट जो क्वेश्चन है वो है हॉट फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए क्या होगा? तो दोस्तों, ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो जो सारे जनरल कैंडिडेट्स है उनमें से जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है सिर्फ उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पाने के लिए आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करना पड़ेगा, यानी कि आर्थिक रूप से आपको दुर्बल होना पड़ेगा।
ठीक है दोस्तों, अगर आप इकोनॉमिकली वीकर है तभी आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मिलेगा। जो सारे जनरल कैटेगरी से आते हैं उनमें से जो सारे गरीब है और इकोनॉमिकली उतना सशक्त नहीं है, सिर्फ उनको ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मिलता है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो सारे भाई बहन बिलोंग करते हैं वो ईडब्ल्यूएस के साथ साथ E1 में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ओबीसी जैसा ही है, ईडब्ल्यूएस प्लस E1 दोनों में ही पोस्ट प्रिफरेंस दे सकते हैं दोस्तों। तो आप समझ चुके हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए भी वही होने वाला है दोस्तों। तो मैं आपसे आशा करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा पोस्ट प्रिफरेंस दें। अगर ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यूआर और आपके कैटेगरी दोनों पोस्ट में ही पोस्ट प्रिफरेंस दें। आपके आने वाले समय के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका जॉब हो जाए, नौकरी लग जाए दोस्तों, हम लोग तो यही चाहते हैं। इस रिगार्डिंग आपके मन में अगर कोई भी सवाल है तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, आपका हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा दोस्तों। और इस चैनल का जो ऑल इंडिया जीडीएस ग्रुप का टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए। उधर पर जीडीएस के रिगार्डिंग हर नोटिस, हर जानकारी सबसे पहले आपको दिया जाता है। वीडियो को लाइक करें दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके दोस्तों के मन में भी ऐसे बहुत सारे सवाल है तो उन सवालों का जवाब आपका दोस्त पा जाएगा दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, हम हमारे को यानी कि इस चैनल को ट्विटर पर भी फॉलो करके रखें। तो दोस्तों धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।